लाइफ टू द अर्थ इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ देखो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पहले तो वाक्य जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ देखो कॉमा लगाने के बाद एक वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ है और यहाँ कॉमा लगाने के बाद एक दूसरा वर्ब आया, यानी दो क्रियाएं हैं। तो दो क्रियाएं हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बन रहा है। अब यहाँ जो द सन है इसके लिए आने वाला ये कोई न कोई एडजेक्टिव क्लास का कंजक्शन बनने वाला है, और एडजेक्टिव क्लास का जो कंजक्शन है वो किसके अनुसार होता है? एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, यानी ये जो सन है ये कोई न कोई एंटीसीडेंट है, इसी के बारे में बात हो रही है। और इसमें कंजक्शन हमको ऑप्शन में दे भी दिया है कि व्हाट लगाएंगे या विच लगाएंगे या हुज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द सन हुज रेज, क्योंकि ये हुज क्या है? ये पॉसेसिव केस बताता है, और ये यहाँ पर नाउन है। नाउन के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा? हुज। हुज पॉसेसिव केस में है ना, और पॉसेसिव केस का हुज जो होता है वो अपने साथ रिलेटेड नाउन लेकर आता है। तो इसका मतलब ये हुज रेज दोनों एक साथ वर्ड हैं, और इनका वर्ब कौन है? गिव। ये बन गया आपका एडजेक्टिव क्लास का, सॉरी एडजेक्टिव क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लास। यानी सूर्य जिसकी किरणें पृथ्वी को जीवन देती हैं इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक सोर्स है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ये हुज जो होता है ये हु से बनता है। हु, हुज और हुम। हु सब्जेक्टिव है, हुम ऑब्जेक्टिव है और हुज पॉसेसिव है। लेकिन हु जो वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सजीव या लिविंग पर्सन के लिए, या लिविंग पर्सन यदि एंटीसीडेंट होता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ सन क्या है? सन लिविंग पर्सन नहीं है। लेकिन आप एक बात और ध्यान से देख लीजिए कि सन को लिविंग पर्सन के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, यानी सन इज बीइंग पर्सोनिफाइड, यानी सन को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है। और आपके प्रोनाउन में रूल है क्या कि यदि कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होता है तो उसको सजीव ही माना जाता है। यानी ग्रामर की नज़र से अब ये सजीव हो गया, क्योंकि अब ये क्या देता है? पृथ्वी को जीवन देता है। तो जीवन देता है यानी ये कुछ देने वाला हो गया, देने वाला कोई सजीव होगा, और सजीव हो गया तो इसलिए यहाँ पर हुज लगेगा। ठीक है, क्या है? व्हाट इज इट विच। अब देखो इसमें क्या है, तो अब यहाँ आपने एक रूल मिस कर दिया। वो रूल मिस कर दिया इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा है। रूल क्या है? इसको जरूर पढ़िए कि ये दैट कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करेगा। गलती होगी इसमें, क्योंकि जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की बात होती है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये चार कंजक्शन आपको विशेष रूप से डिस्टर्ब करेंगे और इनको आपको ध्यान देना होगा। हु, विच, दैट और एज, ये चार कंजक्शन है जो सेम अर्थ में प्रयोग होते हैं, मीनिंग सेम होती है। यानी यदि आप हिंदी में जाएं तो ये जो या जिसने किसके अर्थ में आता है? जो या जिसने, जो या जिसने और एज यानी जो या। लेकिन इन चारों का प्रयोग करने में सावधानी ये है कि ये अपने अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आते हैं। और एंटीसीडेंट कौन है? यानी हु किसके लिए आएगा? तो हु एंटीसीडेंट है। यदि कोई लिविंग पर्सन है तब हु का प्रयोग किया जाता है। लिविंग पर्सन या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी या तो वो सजीव होगा या तो कोई निर्जीव को सजीव बनाया गया होगा। तो दोनों ही केसेस में वहाँ कंजक्शन या वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाएगा। विच कब होगा? विच तब प्रयोग होता है जब ये नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। और निर्जीव में अब उसमें कुछ छोटे जानवर भी आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं, जिनको हम विच की श्रेणी में रखते हैं, यानी उनके साथ विच लगना है। तो कन्फ्यूजन है दोनों में। अब आप देखेंगे केवल सजीव केवल निर्जीव यदि कह के हम छोड़ दें, लिविंग और नॉन लिविंग कह के छोड़ दें तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि सजीव तो गाय भी है, सजीव पशु हैं, पक्षी हैं, लेकिन यहाँ पर पशु पक्षी को क्या माना जाता है? निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए विच का प्रयोग करेंगे। और यहाँ निर्जीव को यदि सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है तो सजीव मानेंगे। यानी ये हु भी और विच भी, इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो वर्ड है दैट, अब दैट के लिए स्पेशल रूल है, इसीलिए आपके प्रोनाउन के रूल में ये रूल आया था। इसमें 5 रूल हैं। कौन कौन? दैट कहाँ कहाँ लगता है?
नंबर एक सुपरलेटिव डिग्री के, जब सुपरलेटिव डिग्री इसका एंटीसीडेंट होगा तो दैट लगाएंगे। और यदि ऑल, एनी, नन, नथिंग जैसे शब्द आ गए एंटीसीडेंट के रूप में तब दैट का प्रयोग होगा। यदि क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य में आया है और वही क्वेश्चन वर्ड एंटीसीडेंट का कार्य कर रहा हो, या उसी क्वेश्चन वर्ड के लिए यदि हमें कहीं कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ रहा हो तो वहां पर दैट लगाएंगे। बात समझ आ रही ना? जैसे यहां देखो, व्हाट इज इट, विच, रूल पकड़ में आई? व्हाट इज इट, ये व्हाट इट के लिए है और इट एंटीसीडेंट है विच का। इसका मतलब विच किसके लिए आ रहा है? और यही गलत हो गया, क्योंकि जब भी कोई एंटीसीडेंट कंजक्शन ये इंट्रोगेटिव वर्ड की ओर संकेत कर रहा है तो उसका जब भी रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो दैट लगाएंगे। यानी हमारी पॉइंट यही है कि यहां हमको लगाना है दैट। और उसके बाद एज का प्रयोग कहां होता है? सेम और सच। एज को आप देखेंगे यहां जैसे आ जाएगा सेम किसी नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले सेम, तो या सेम या सच, तब यहाँ विच, दैट, हु कुछ नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? एज लगेगा। ये चार आपके कॉन्सेप्ट में होने चाहिए। इससे रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन अक्सर आता है, अभी आप पेपर सेट हल करेंगे देखेंगे इसमें होगा, क्योंकि ये सब कॉमन है। कॉमन कैसे है? कॉमन इसलिए है कि जब आप सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो भी ये था, इसका प्रयोग आया था ना। जब आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी आया, अभी आप सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तब भी आया। यानी ये कॉमन हो गया, हर जगह ये क्वेश्चन है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में जरूर बनना चाहिए। वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक कई टॉपिक से मैच करता है या कई लेसन में मैच करता है। कोई बात ऐसी होती है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर लेसन में थोड़ा थोड़ा मैच कर जाती हैं, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। ये देखने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। नाइदर और आइदर लगाने से सिंगुलर ईच, नाइदर, आइदर, एवरी, ये क्या है? कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। तो आइदर और नाइदर जब जुड़ते हैं किसी भी शब्द से, या ईच और एवरी जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं। यही तो रूल है, सही तो है। यही नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गुड, क्योंकि दो में एक की बात हो रही है ना, यहाँ दोनों की बात नहीं हो रही। दोनों की बात होती तब तो प्लूरल होता, यहाँ इनमें से एक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर हो।